बच्चों, मैं रेणु बाला। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के 5वें अध्याय गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, पाठ परिचय। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। यानी कि जो भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत, उसका एक भाग है ये, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, संस्मरण होता है, संस्मरण यानी जो हमारी याद में एक एक ऐसा समय जो हमारी याद में बसा हुआ है और उसको जब हम शब्द चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो जब लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी के साथ रहे, जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे, तो उन कुछ क्षणों को उन्होंने इसमें बताया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर होते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताते हैं कि इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति भी कितने विनम्र और साधारण होते हैं। यानी इन तीन लोगों से लेखक मुलाकात करता है और इनके द्वारा ये हमें ये बताता है कि मैं इतने बड़े बड़े महान हस्तियों से मिला हूँ, उनके साथ रहा हूँ, तो उनके व्यक्तित्व में कितनी तो विनम्रता है और कितना ही उनके उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही सौम्य है। कहने का मतलब है कि बच्चों, व्यक्ति जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, उतना ही उसके व्यवहार में विनम्रता और सौम्यता होती है। सबसे पहले है गांधी जी से मुलाकात। सन 1938 के आसपास की बात है। जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उस समय मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। मैं भी उनके पास रहने के लिए चला गया। मेरे भाई ने मुझे बताया कि प्रातः 7 बजे गांधी जी घूमने निकलते हैं और मैं भी उत्साहित होकर प्रातः काल का इंतजार करने लगा। क्योंकि गांधी जी से मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात थी। सही 7 बजे गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। मैं उनको देखकर प्रसन्न हो गया। जैसा उनके बारे में सुना था वे बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे थे। यानी जैसा हाव भाव, धोती पहनी हुई और घड़ी उनके कमर पे लटकी हुई, जैसा हाव भाव उन्होंने देखा था ना, वैसा का वैसा उन्हें देखने को मिला। गांधी जी के पास जाकर मेरे भाई ने उनसे मेरा परिचय कराया तो गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मैं भी साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में डॉक्टर सुशीला नैयर और गांधी जी के सचिव महादेव देसाई थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रकार गांधी जी से बातचीत करूं। तो लेखक के बच्चों गांधी जी से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। फिर अचानक मैंने कहा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। गांधी जी रुक गए, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, मिस्टर जॉन कैसे हैं? मिस्टर जॉन शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। गांधी जी भी तो बैरिस्टर थे ना बच्चों, और मिस्टर जॉन जो थे रावलपिंडी में बैरिस्टर थे। तो गांधी जी ने जब रावलपिंडी का नाम सुना तो अपने मित्र की उन्हें याद आ गई। गांधी जी ने कहा, उस समय मैं कितना काम कर लेता था। तो गांधी जी को अपने जीवन के बारे में याद आया कि उस समय तो काम भी बहुत कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। उनकी बातें सुनकर देसाई जी भी उस दौर से जुड़ी अपनी बात यादें सुनाने लगे। बीच बीच में गांधी जी हंसते हुए कुछ ना कुछ कहते थे। जब वे बोलते थे तो बहुत धीरे बोलते थे। ऐसा लगता था जैसे अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। यानी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व। इसके बाद इसके माध्यम से लेखक हमें ये बता रहा है कि व्यक्ति जितना बड़ा व्यक्तित्व लेकर आता है, उतना ही वो क्या होता है, विनम्र और सौम्य होता है। तो गांधी जी भी ऐसे ही थे। वो क्या कर रहे थे, वो भी वैसे ही थे और बिल्कुल इतना धीरे बोलते थे कि दूसरे देखने वाले को लगता था कि वो खुद ही आपस में अपने आप से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपने आप से विचार विनिमय का मतलब है कि अपनी ही बात को अपने ही मन से कर रहे हैं। मैं सेवाग्राम में 3 सप्ताह तक रहा। शाम को प्रार्थना सभा में भी जाता था। वहाँ आश्रमवासी और कस्तूरबा पालथी मारकर दोनों हाथ गोदी में रखे बैठी होती, बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता। चीवर वस्त्रों में यानी थोड़े से वस्त्रों में।
और प्रार्थना के वक्त आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करके एक और बैठ जाता, यानी कि प्रदक्षिणा क्या करता। यानी अब आप ये सोचो कि एक जापानी भिक्षु है, भिखारी है, जापान से आया है, और वो क्या कर रहा है, सेवाग्राम के आश्रम, सेवाग्राम में जो गांधी जी का आश्रम है उसकी प्रदक्षिणा यानी उसकी फेरी लगा रहा है कि वो उस धाम को जहाँ गांधी जी रहते हैं, तो गांधी जी के कारण उस धाम को वो क्या मानता है, पवित्र मानता है। इसीलिए वो उसकी क्या कर रहा है, फेरी लगाता है। जैसे हम मंदिर में जाकर बच्चों फेरी लगाते हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं, तो वैसे वो फेरी लगा रहा है। उन दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त आते थे। पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, सब आए हुए थे। सभी अपने अनुभव हम सबको बताया करते थे। एक दिन एक खोखे में एक बालक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। बार बार चिल्लाने लग गया वो। तो आशावासी बोले कि कुछ बताओ, हम वैद्य को बुला लेंगे। बापू अभी मीटिंग में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन मतलब आश्रम वासियों ने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया कि बापू तो अब नहीं आ सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि बापू स्वयं आ रहे हैं। आकर उन्होंने उस बालक के पेट पर हाथ फेरा और कहा, उसके पेट पर हाथ रखकर कहा कि एक पीता रहा, ज्यादा पी लिया, यानी गन्ने का रस क्या कर लिया, ज्यादा पी लिया। तू तो पागल है, मुंह में उंगली डालकर के कर दो, के यानी उल्टी कर दो, कहते हुए हंसने लगे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। कुछ देर गांधी जी उसके पास खड़े रहे और हंसते हुए तू तो पागल है कहकर चले गए। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र शोभ का भाव नहीं था। तो देखो बच्चों कि गांधी जी जो अपनी इतनी बड़ी मीटिंग में व्यस्त है, आजकल हमें कोई कह दे मीटिंग चल रही है और हमें कोई बुलाए तो हम फटाक से क्या कहेंगे कि तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं मीटिंग में हूँ। लेकिन गांधी जी इतने सरल व्यक्तित्व के थे कि इतने जरूरी काम में लगे हुए थे और एक छोटे से बच्चे के जिद करने पर वो उस बच्चे के पास आए, उसकी समस्या का निदान किया और आराम से, शोभ नहीं था, शोभ यानी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी प्रकार का क्रोध दिखाई नहीं दे रहा था। गांधी जी प्रतिदिन एक दिक के मरीज को मिलने उसकी कुटिया में जाते, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। यही गांधी जी का रोज का नियम था। यानी गांधी जी का नियम क्या था कि अपने जब आश्रम में जो भी लोग उनके आश्रम में रहते थे, सबके स्वास्थ्य की देखरेख करना, सबके लिए हर समय तैयार रहना। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी गांधी जी थे। अब देखो बच्चों, आगे वो बताते हैं नेहरू जी से मुलाकात। नेहरू जी से मुलाकात, जब पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर निवासियों ने अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उनको मेरे फुफेरे भाई के बंगले में ठहराया गया। उस समय मैं भी वहीं था। दिन भर स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करते रहने पर शाम को जब खाने पर बैठते तो मैं भी नेहरू जी के वार्तालाप को सुनता। यह मेरे लिए सुनहरा मौका था। शेख अब्दुल्ला खान, गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों के साथ बहुत सी चर्चाएं करने का मुझे यह अच्छा अवसर मिल रहा था। कमरा भी नेहरू जी के बगल में ही था। एक दिन मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे हैं। मैं नीचे आकर अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी के आने की आहट सुनाई दी, किंतु मैंने एक बचकाना हरकत की। मैंने सोचा कि जब तक नेहरू जी मुझसे अखबार नहीं मांगेंगे तब तक नहीं दूंगा। और नेहरू जी भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। थोड़े समय बाद धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ। सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। तो देखो बच्चों, इसके माध्यम से लेखक हमें क्या बता रहा है कि कितने बड़े थे वो, कितने बड़े व्यक्तित्व के थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं वो और इतने बड़े नेता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कितनी विनम्रता थी। कितने आराम से उन्होंने आकर उनसे अखबार मांगा, भी आपने पढ़ लिया है तो मुझे भी दे दो। और अपने क्या करते हैं, बहुत देर हो गई तेरे को पढ़ते हुए, मेरे को दे दे। यानी कहने का मतलब ये है कि इन व्यक्तित्वों के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि व्यक्ति उच्च व्यक्तित्व का कब बनता है, जब उसके व्यवहार में सरलता, सौम्यता और सबके प्रति स्नेह की भावना होती है। अगला है बच्चों यासेर अराफात से मुलाकात। यानी कि यासेर अराफात जो कि फिलिस्तीनी थे, और जब मैं एफ्रो एशियाई यानी अफ्रीका और एशिया का जो लेखक संघ था,
में कार्यकारी महामंत्री था, तो उस समय ट्यूनीशिया की राजधानी में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। मैं भी अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले ही चला गया था। उन दिनों ट्यूनिस में फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार थी। यासेर अराफात के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही थी। यानी फिलिस्तीन में किसकी सरकार थी? अस्थायी थी। ट्यूनिस में फिलिस्तीनियों की अस्थायी सरकार थी और उसके नेता कौन थे? यासेर अराफात। यानी यासेर अराफात वहां के क्या हो गए? एक तरीके से मुख्य नेता या प्रधानमंत्री मान लो। सरकार का लेखक संघ की गतिविधि में बड़ा योगदान था और ये जो सरकार थी ना, तो ये लेखकों को क्या करती थी? प्रोत्साहन देती थी। उनका बड़ा अच्छा योगदान था, यानी वो बहुत उनका सहयोग किया करते थे। ट्यूनिस में उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय था। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक, लोटस एक पत्रिका चलती थी बच्चों उस समय में लेखक संघ की, तो उस लेखक संघ की पत्रिका थी वो, और वो उसका कार्यालय कहाँ पर था? ट्यूनिस में। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक ने सदर मुकाम में मुझे और मेरी पत्नी को आमंत्रित किया। जब हम वहां पहुंचे, यासेर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ आए और हमें अंदर ले गए। वहां पर सदर मुकाम के कुछ अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक हमसे मिले। हमारे लिए अलग से चाय पान का प्रबंध था कि देखो इतना बड़ा नेता, और वो मुझे लेने के लिए बाहर आया और लेकर अंदर गया, और वहां पर अपने जो अधिकारीगण थे और जो बड़े बड़े वहां के फिलिस्तीन के लेखक थे उनसे क्या कराया? मेरा परिचय कराया। यासेर अराफात भी हमारे साथ ही बैठे वहां पर फिलिस्तीन के प्रति, वहां पर बैठे हमारे साथ, यानी उन्होंने हमारे साथ बातें की। वहां पर फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की, हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई बर्तसना और देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन के बारे में बातें हुई। भी हमने क्या बातें की उनसे? जो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उसके बारे में उनसे कहा कि हमारे देश के नेता भी क्या कर रहे हैं? इस चीज की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए आम जनता का इसमें क्या दोष है। तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं हमारे बीच में चली। एक दो बार गांधी जी का जिक्र किया, तब अराफात बोले कि वो आपके ही नहीं, हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय हैं जितने आपके लिए। यानी ये बात अराफात ने किसके लिए कही? महात्मा गांधी जी के लिए। और उन्होंने कहा कि वो उतने ही आदरणीय हमारे लिए हैं। इस बात से मुझे यह पता चला कि गांधी जी की अपने सत्य और अहिंसा के कारण भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है? एक अलग पहचान है। अराफात हमें फल छील कर दे रहे थे और साथ ही शहद की चाय बना रहे थे और उसके गुण बता रहे थे। देखो बच्चों, इतने बड़े नेता और वो लेखक और उसकी पत्नी के लिए को क्या कर रहे थे? उनका आतिथ्य कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? फल से और चाय से। भोजन के समय जब मैं गुसल खाने गया और बाहर निकला, तो यासेर अराफात तौलिया हाथ में लेकर मेरे लिए खड़े थे। यानी कि अब सोचो, किसी देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश के लेखक के लिए तौलिया हाथ में लेकर खड़ा होता है, तो वो कितनी बड़ी बात है। उनका यह आतिथ्य मेरे हृदय को छूने वाला था। यानी कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी ने और मेरा इतना आदर सत्कार किया, उसके अंदर बिल्कुल भी कहीं भी ये नहीं था कि मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं उनके लिए क्या तौलिया लेकर खड़ा हूँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके इस आतिथ्य ने मेरे हृदय को छू लिया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि लेखक हमें इन तीन व्यक्तित्वों के बारे में बता रहा है। ये तीनों ही महान हस्तियां रही हैं और इन तीनों व्यक्तित्वों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि व्यक्ति जितना विनम्र सौम्य होता है, उतना ही वो उच्च कोटि का, यानी उच्च कोटि के व्यक्तित्व का धनी बनता है। यानी वो उतना ही उसका व्यक्तित्व क्या होता है? प्रभावशाली होता है। धन्यवाद।